नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने नमक का दरोगा कहानी को अच्छे से पढ़ा और ये हमारा जो गद्यखंड है आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके जो प्रश्नोत्तर हैं अभी हम सीखेंगे। यदि आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो प्रश्नों को आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो आइए पहुंचते हैं पहले प्रश्न के ऊपर। कहानी का पात्र कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? भाई, इस कहानी का पात्र है ना, वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह ईमानदार है, शिक्षित है, कर्तव्यपरायण है, धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं पर उसकी दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी से अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला स्वाभिमानी है और अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया है, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उसे ईमानदारी का फल मिला। पंडित आलोपी दीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बना दिया। नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू पक्ष उभर करके सामने आते हैं? देखिए, पंडित आलोपी दीन अपने कार्य क्षेत्र में नामी ग्रामी सेठ थे। सभी लोग उनसे कर्ज लेते थे। उनके व्यक्तित्व को शोषक महाजन का सा था। पर उन्होंने सत्यनिष्ठा का भी मान किया। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। लक्ष्मी उपासक भाई, उन्हें धन का अटूट विश्वास था। वे सही गलत दोनों ही तरीकों से धन कमाते थे। नमक का व्यापार इसी की मिसाल है। साथ ही वे कठिन घड़ी में धन को ही अपना एकमात्र हथियार मानते थे। उन्हें विश्वास था कि इस लोक से उस लोक तक संसार का प्रत्येक काम लक्ष्मी जी की दया से संभव होता है। इसलिए वंशीधर की धर्मनिष्ठता पर उन्हें उछल करके वार किए। ईमानदारी से कायल, धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने वंशीधर की ईमानदारी का सम्मान किया। वे स्वयं उसके द्वार पर पहुंचे और उसे अपनी सारी जायदाद सौंप करके मैनेजर के स्थायी पद पर नियुक्त किया। उन्हें अच्छा वेतन, नौकर चाकर आदि देकर के इज्जत बख्शी। अगला प्रश्न है, कहानी में लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की सच्चाई को उजागर करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है तो कमेंट भी कर दिया करो और यदि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से पढ़ाता रहूं। तो आइए देखते हैं आगे किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशीदार, वकील, शहर की भीड़। तो भाई देखिए, पहले हम बात करते हैं वृद्ध मुंशीधर की। वृद्ध मुंशी यह वंशीधर के जो है ना पिता हैं, जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि है। इसे धन में ही सब कुछ दिखाई देता है। यह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई और आम आदमी के शोषण की सलाह देता है। पाठ में यह अंश उसके विचारों को व्यक्त करता है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हो। लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर हूँ, का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़े। अब तुम्ही के मालिक और मुख्तार, घर के मालिक और मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना। यह तो पीर की मजार है। निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ पर ऊपरी कमाई आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है। देना तो जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि होती है। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो, और क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक और क्या समझाऊं, और देखो अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो।
गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाहों में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। वे बेटे द्वारा रिश्वत न लेने पर उसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं और पढ़ना लिखना अकारण मानते हैं। ये बात थी वंशीधर के पिता की। अब वकीलों की बात करते हैं। तो वकील समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं भाई, जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें धन से मतलब होता है। वे अपराधी को जीतने पर भी वे प्रसन्न होते हैं। वकीलों का यह फैसला सुना वो उछल पड़े। सौजनों बांधों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव हिला दी। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं था, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को झेलना पड़ा है। लेकिन नमक के मुकदमे में की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करने और तमाशा देखने का मौका होना चाहिए। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती है। आलोपी की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया देखिए। दुनिया सोती है, दुनिया भी जीव जागती है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती है, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी, मानो संसार के सारे पापियों का पाप कट गया हो। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला गवाला, कल्पित बनाने वाले सेठ को साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गलानी और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई थी। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती जितनी भीड़ के मारे छत और दीवार की तरफ में कोई भेद नज़र नहीं आ रहा था। तो भाई अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये पीर की मज़ार है। ये उक्त पंक्तियाँ जो अभी हमने पढ़ी हैं, इनको नहीं पढ़ता हूँ, आप देख लीजिएगा। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू का और आखिरी का लिख लेंगे प्रश्न में। ये शुरू से लिख के और नीचे लिख लेना, ये पूरा मत लिखना चाहिए कापी में। स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊँ, शुरू का लिख के लास्ट तक लिख लेना। ये उक्ति किसकी है भाई? तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत है? 3 प्रश्न है इसमें भाई, ये एक पद्यांश है, इसमें 3 प्रश्न हैं। तो भाई यह उक्ति कथन नौकरी पर जाते हुए पुत्र को हिदायत देते वृद्ध मुंशी जी ने कही थी। जिस प्रकार पूरे महीने में सिर्फ एक बार चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे पूरा वेतन भी एक बार ही दिखाई देता है। उसी दिन में चंद्रमा का पूर्ण गोलाकार घटते घटते लुप्त हो जाता है, वैसे ही उसी दिन से वेतन घटते घटते समाप्त हो जाता है। इन समानताओं के कारण मासिक वेतन पूर्णमासी का चांद कहा गया है। अगला जो तीसरा इसका प्रश्न था, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो भाई एक पिता के द्वारा पुत्र को इस तरह का मार्गदर्शन देना सर्वथा अनुचित है। माता पिता का कर्तव्य बच्चों को अच्छे संस्कार डालना है, सत्य और कर्तव्य निष्ठा बताना है। ऐसे में पिता के ऐसे वक्तव्य से हम सहमत नहीं हैं। नमक का दरोगा कहानी में के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसे आधार पर स्पष्ट कीजिए। इस कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं सत्य की जीत। इस कहानी में सत्य की जीत शुरू में भी प्रभावी रहा और अंत में भी वंशीधर के सत्य के सामने आलोपी दीन को हार माननी पड़ी। ईमानदारी वंशीधर ईमानदार था, वह बाहरी रिश्वत से भी नहीं प्रभावित हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। अंत में आलोपी दीन ने स्वयं उसके घर पहुंचा और इस गुण के कारण उसने अपनी समस्त जायदाद का मैनेजर उन्हें बना दिया। कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए भाई। यानी आप इस कहानी का अंत किस तरह से करते हैं? कहानी के अंत में आलोपी दीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार आदमी मिल गया था। दूसरा, उसके मन में आत्मग्लानि भाव थी कि मैंने इस ईमानदार की नौकरी छिनवाई है, तो मैं इसे कुछ सहायता प्रदान करूँ। अतः उन्होंने एक तीर से 2 शिकार कर डाले।
जहाँ तक कहानी के समापन की बात है तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया यह समापन सबसे ज़्यादा उचित है, पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी किसी ईमानदार को ही देखने को मिलता है, अक्सर अपमान ही मिलता है। अगला प्रश्न है, दरोगा वंशित और गैर कानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इस पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर के उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी की तैयार हो जाता है। आपके विचार से ये वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? भाई वंशीधर ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति है। दरोगा के पद पर रहते हुए भी उसने उस पद के साथ नमक हलाली की और उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए ईमानदारी सतर्कता से कार्य किया। उसने भारी रिश्वत ठुकरा करके पंडित आलोपीदीन जैसे प्रभावी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने गैर कानूनी कार्य को रोका। उसी आलोपीदीन ने जब उसे जायदाद का मैनेजर बनाया तो उसकी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। वह पद के प्रति कर्तव्य निष्ठ था। उसकी जगह हम भी वही करते जो वंशीधर ने किया। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? वर्तमान समाज में भ्रष्टाचार के लिए तो सभी विभाग हैं। यदि आप भ्रष्ट हैं तो हर विभाग में रिश्वत ले सकते हैं। आज भी पुलिस विभाग सर्वाधिक बदनाम है, क्योंकि वहाँ सभी लोगों से रिश्वत ली जाती है। न्याय व रक्षा के नाम पर भरपूर लूट होती है। अगला प्रश्न है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम की पुष्टि किया हो। ऐसा जीवन में अनेक बार हुआ है। अभी पिछले दिनों हिंदी अध्यापिका ने कहा कि कल आप लोग कॉपी किताब लेकर के मत आना। यह सुनकर के मैंने सोचा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हिंदी अध्यापिका न पढ़ाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल अचानक परीक्षा ले ले। और वही हुआ, कॉपी किताब के अभाव में हमारा टेस्ट लिया गया। मुझे इस बात का भ्रम था, वह पुष्ट हो गया। पढ़ना लिखना सब अकार्थ गया। वृद्ध मुंशी जी की द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए। तो भाई, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा तो लगा, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है? 3 जो प्रश्न है, तो साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? कबीर की साखियाँ और शोध पढ़ते समय जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि कबीर किसी पाठशाला में नहीं गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा ज्ञानी संत बिना पढ़ा था तो हमने पढ़ कर क्या लाभ उठाया। जब अंत में ईश्वर से संबंध ही जीवन का उद्देश्य है तो पढ़ना लिखना क्या। दूसरी बात है कि जब भारत का खली नामक भीम का रेसलर विश्व चैंपियन बना तभी मुझे पता लगा कि वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। यह सुनकर भी बिना पढ़े भी धन और ख्याति प्राप्त की जा सकती है। अगला जो प्रश्न था ख का, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। मेरे पड़ोस में एक अम्मा जी रहती हैं। उनके 2 बेटे विदेश रहते हैं। उनकी चिट्ठियाँ ईमेल आदि सब अम्मा जी के लिए हम पढ़कर सुनाते थे, तो हमें लगता है कि हमारा पढ़ना लिखना सार्थक हो गया। अगला जो प्रश्न है भाई, इसका है साक्षरता अथवा शिक्षा क्या समान मानते हैं आप? तो ये है, या पढ़ना लिखना को शिक्षा देने का के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। विद्यार्थियों बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट यानी पर, और चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता की ओर प्रकट करता है भाई? यह वाक्य समाज में लड़कियों की हीन दिशा को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है। विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। इनके परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है। अगला है, इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिनके पास साधन
करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उसे सहानुभूति प्रकट करता है। अपने आसपास आलोपी दिन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी पर ध्यान से लिखें। भाई, वर्तमान समाज में किसी राजनेता को सजा हो और हमें आश्चर्य होगा, क्योंकि ये लोग भ्रष्ट तो हैं ही, यह तो समस्त जनता जानती है, पर इन्हें सजा होना हैरत की बात होती है। अगला प्रश्न, नौकरी में ओहदे की और ध्यान मत देना, यह पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे पर चादर पर रखनी चाहिए। इसका अर्थ है कि ऊंचा पद हो यह जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ ऊपरी आय अधिक हो ये उसे स्वीकार कर लेना। इसका मतलब मान लेना, मान से भी ज़्यादा धन कमाने का प्रयत्न करना। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र बुद्धि, अपनी पथदर्शक और आत्म अवलंबनता की ही अपना सहायक था। वंशीधर अपने सद्गुणों जैसे धीरज, बुद्धि और आत्मविश्वास पर भरोसा था। वे सत्य की राह पर अपने बूते पर चलने वाले युवक थे। अगला प्रश्न है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वंशीधर की बुद्धि ने गाड़ियों के लिए जो वजह सोची वही सही निकली। इतनी रात गए गाड़ियां चोरी का माल लेकर नदी के पार जाती थी। अगला प्रश्न है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। धन संसार में धन के बल पर है। न्यायालय में न्याय को अपने पक्ष में खरीदा जा सकता है, नैतिकता को धन के पैरों तले कुचला जा सकता है। ऐसी आलोपी दिन की पोस्ट धारणा थी। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। भाई, कुछ समाचार दिन रात तार बेतार की तरह से फैल जाती हैं, खासतौर पर वे बातें जिनमें किसी की निंदा का आनंद मिल रहा हो बड़ी शीघ्रता से फैल जाती हैं। अगला प्रश्न है, खेद है ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकार्थ गया। वंशीधर के पिता ने नौकरी गवा करके, रिश्वत ठुकरा करके लौटे बेटे की बुद्धि को कोसते हुए दुख प्रकट किया। उन्होंने जो भी सीख बेटे को दी थी उसे बेटे ने नहीं माना, इस पर वे दुखी थे। अगला प्रश्न है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ऐसा अडिग रहा कि धन का हर वार बेकार हुआ और अंत में धनी आलोपी दिन को गिरफ्तार होना पड़ा, और यह उनके पैरों तले कुचलने के बारे में बराबर था। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। न्यायोचित बात का निर्णय होना था। यहाँ धर्म थे वंशीधर और धन थे आलोपी दिन। दोनों की हार जीत का फैसला न्याय के मैदान में होना था। अगले जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न भाई, पंडित आलोपी दीन का इलाके में कैसा प्रभाव था? तो पंडित आलोपी दीन अपने इलाके में बड़े प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जमींदार थे, जो लाखों रुपयों का लेन देन करते थे तथा धन को ही सब कुछ मानते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रभावित था और उनका ऋणी था। वे प्रत्येक व्यक्ति को धन का लालच देकर उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लेते थे, उन्हें कठपुतली बनाकर नचाते थे, नचाते हुए उनसे सभी सही गलत काम करवाते थे। इस प्रकार सभी उनसे मोहित थे। इलाके का न्यायालय, वकील, पुलिस आदि सब उसके गुलाम थे। अगला है, यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की और कहानी है कैसे? प्रस्तुत कथन जो है, यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है, पूर्णतः सत्य है। इस कहानी का नायक वंशीधर वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें प्राय सभी सद्गुणों का निवास है, जैसे आज्ञाकारी पुत्र, ईमानदार, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, दृढ़ चरित्र वाला। दूसरी ओर आलोपी दिन जिसने सदा झूठ, बेईमानी और धोखाधड़ी से अपना जीवन गुजारा, अपने असीमित धन से वंशीधर जैसे व्यक्ति को खरीदना चाहता था, किंतु अंत में वंशीधर के गुणों से प्रभावित होकर के उसने अपने यहाँ एक ऐसे पद पर नियुक्त किया जिसके लिए वंशीधर जैसे विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसीलिए यह एक सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। इसमें सद्गुणों के प्रभाव में आकर के अवगुणों ने घुटने टेक दिए। अगला, वंशीधर की बातों को सुनकर के पंडित आलोपी दिन स्तंभित रह गए। पंडित आलोपी दिन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे धन के सहारे को चट्टान समझते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक धन हो तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु जब गैर कानूनी ढंग से नमक की बोरियां ले जाते हुए उन्हें नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर द्वारा रंगे हाथ पकड़ लिया गया, तब उन्हें उसे धन का लालच देकर उससे पीछा छुड़वाना चाहा, किंतु वंशीधर ने धन स्वीकार
करने से मना कर दिया, तब पंडित आलोपीदीन स्तंभित रह गए, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसा मनुष्य देखा था जिसे धन का लालच न हो और जो धन से ज़्यादा अपने धर्म का पालन करता हो, जो धन देख करके डगमगाए न, और जिसे धन अपने कर्तव्य पथ से भटका नहीं सकता। अगला प्रश्न है, वंशीधर के वृद्ध पिता आलोपीदीन से लल्लो चप्पो की बातें क्यों करने लगे? वंशीधर के वृद्ध पिता पंडित आलोपीदीन से लल्लो चप्पो तथा चमचागिरी की बातें इसलिए करने लगे क्योंकि वे जानते थे कि बहुत बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने उनका अपमान किया है तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वे ये जानते थे कि वे बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, इसीलिए यदि वे उनको प्रसन्न रखते हैं तो कदाचित उन्हें भी जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सकता है। वे तो यह भी मानते थे कि उनका लड़का महामूर्ख है जिसने ऐसे प्रतिष्ठित धनी और धन को ठुकरा दिया है जिन्हें सब पूजते हैं। अतः धन के लोभी और प्रभावहीन से ग्रस्त होकर के लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। तो पंडित आलोपीदीन ने देखा कि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति है जिन्हें धन भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकता, क्योंकि जब वे गैर कानूनी तरीके से नमक की बोरियां ले जा रहे थे और उन्हें वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया था, उनसे बचने के लिए पंडित आलोपीदीन ने उन्हें धन का लालच देना चाहा। तब वे धन लेकर के उन्हें आज़ाद करने के लिए राजी नहीं हुए और अपने धर्म का पालन करते हुए हिरासत में ले लिया गया। अतः इससे वे जान गए कि वंशीधर एक धर्मनिष्ठ और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है जिन्हें धन का कोई लोभ नहीं है। इसलिए वे जान गए कि वंशीधर ने निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकते हैं। पंडित आलोपीदीन के पास बहुत अधिक जायदाद थी, इसलिए उनको उनके लेन देन के संभालने के लिए एक ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति की खोज थी, जिस पर उनकी नज़रों में केवल वंशीधर ही खरे उतर पाए। इसलिए आलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। वंशीधर के पिता ने किन बातों को गिरह में बांधने की सीख दी थी? तो वंशीधर के पिता ने निम्नलिखित बातों को गिरह में बांधने की सीख दी थी। ओहदे पर ऐसी नज़र रखनी चाहिए जैसे पीर की मज़ार पर चढ़ावे और चादर की तरह ऊपरी कमाई पर ओहदे से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, जिस आदमी को तुमसे काम हो उसे कठोरता से पेश आना चाहिए और जिससे जहाँ तक हो सके पैसे खींचना चाहिए। बेगर्जे आदमी से अर्थात उन लोगों से जिन्हें तुमसे काम न हो विनम्रता से पेश आना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर के घर की हालत कैसी थी? तो भाई रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर के घर की हालत बहुत बुरी थी। उनके पिता एक साधारण पद पर नियुक्त थे। उनका मासिक वेतन बहुत कम था। यह धन मास के प्रारंभ में समाप्त हो जाता था और फिर उन्हें घर की रोजी रोटी के लाले पड़ते थे। इसके अतिरिक्त वे ऋण के बोझ दबे हुए थे। उनके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। घर में लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती जा रही थी और पिता कगार के वृक्ष हो चुके थे। कगार होता है भाई किनारा। आर्थिक विपन्नता होती है गरीबी ने सबको रुला रखा था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने इस पाठ के प्रश्नों को कर लिया है। तो इसमें मुख्य प्रश्नों को आपने राइट डाउन कर लेना है और यदि आपको समझ में आता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।